Students, now we'll see this combination of several lenses as we have studied so far for the two lenses when they were connected with each other. All right. But now if you have a combination of several lenses, then in that case your total power of the lens L1, L2, L3 and L4 इसका जो combination का जो total power जो generate होगा that will be equivalent to P1 plus P2 plus P3 plus P4. इन चारों का जो power generate होगा उनका क्या होगा वो sum होगा. So you know the relation of the power and focal length. That is P is equals to 1 by F, you know very well. And now if we put the value of this in the terms of focal length, so 1 upon F equivalent equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 plus 1 upon F4. Clear? This note यहाँ पे ये करना है कि F1, F2, F3 may be different sign, may have a different signs. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लेंस के लिए कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेनो कॉन्वेक्स हो, डिफरेंट टाइप के लेंसेस होते हैं. तो उन सब के लिए आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी तो है नहीं. कॉन्केव के लिए आपका नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए आपका पॉजिटिव होता है ना. सो वी कैन हैव डिफरेंट साइंस फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेस. सो इफ वी वांट टू हैव द P equivalent in the will be written as the algebraic sum of the powers of the individual lens. If we have an n number of lenses, then what will happen? It will go up to n, P1 plus P2 dot 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 up to plus Pn. Clear? तो इस तरीके से आपको easily कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है algebraic sum of the powers, and hence this focal length. Clear? So let us see to apply such kind of formula and in a very simple problem. What is the focal length of the combination of two thin lenses? है ना, एक convex lens है of focal length 30 centimeter and a concave lens of the focal length 20 centimeter. ठीक है, आपको एक चीज पता है concave lens के केस में क्या होता है, focal length आपका नेगेटिव होता है और convex lens के केस में आपका पॉजिटिव होता है focal length. Clear? So this is the combination is converging type and diverging type. अब ये आपको बताना है, आपको एक चीज पता है अच्छे से कि convex lens जो होता है that has a converging nature and your concave lens has a property of diverging, है ना, diversion. तो वो रेस को क्या करता है, डाइवर्स करने की कोशिश करता है. कौन? concave mirror, but concave lens. So if we are using the combination of both these two, what will be the resultant? Something new. हमें एक चीज पहले ही बताया था कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज वी वांट lenses with the for the different kind of applications, है ना. ऐसा है नहीं कि हर एक फोकल मतलब कॉन्वेक्स लेंस और सेपरेटली कॉन्केव लेंस को आप अलग-अलग फोकल लेंथ के बना सको, है ना. तो यदि हम कॉम्बिनेशन कर दें तो हमको कुछ नई चीज क्रिएट हो सकती है ना. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ यदि हम एक का नेचर जो है कन्वर्जिंग टाइप का है, एक का नेचर डाइवर्जिंग टाइप का है, ये दोनों को ऐड करें, दोनों की पावर्स को ऐड करें तो व्हाट विल हैपन. तो आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा पता है P इक्विवेलेंट एंड इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ इट इज दिस. सो F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 upon F1 plus 1 upon F2. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे इतना सिंपल है ये. अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि सिर्फ आपको ये करना है कि F1 और F2 की वैल्यू रखना है. और आपको एक चीज पता है कि F1 जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ पे F2 जो हो जाएगा दैट विल बी -20 सेंटीमीटर. क्यों होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में. क्लियर? सो इफ यू सॉल्व इट देन व्हाट विल यू गेट, इसका जो आप करोगे तो इट विल गिव यू 60, है ना. चलिए और अच्छे से लिखते हैं इसको 60. All right. So now this is 30 and 32s are 60. This 2 and this is यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा आपका, है ना, और 23s are this 1, है ना. So what you get, this is 1 by 60. Very simple. So that implies 1 upon F equivalent is equals to this -1 by 60. इसका मतलब क्या है कि F इक्विवेलेंट क्या है आपको दोस्तों, F इक्विवेलेंट इज -60 सेंटीमीटर. मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण आपको
जो नेचर मिलेगा कॉम्बिनेशन के बाद दैट विल बी ऑफ कॉन्केव टाइप, कॉन्केव लेंस की जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि इट इज शोइंग अ नेगेटिव फोकल लेंथ, है ना, नेगेटिव साइन के साथ आपका फोकल लेंथ है, और कौन सा लेंस होएगा ये, कॉन्केव लेंस की जैसे व्यवहार करेगा। कौन सा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसकी तरह व्यवहार करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह, ठीक है, और डाइवर्जिंग टाइप बिहेवियर करेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग टाइप बिहेवियर करेगा। बहुत सिंपल। चलिए ठीक है, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गई। Yes students, now we'll talk about the refraction through the prism, and in this we can see this prism, and in this we have this incident ray, and after refraction through these two surfaces, that AB and AC, we are getting an emergent ray. We are going to deal with in a broad manner. Let us see first that what are the descriptions given. So this is angle A. This is angle A. Is the angle of prism. I is the angle of incidence. This is angle of incidence. E is the angle of emergence. You can see here. हाँ, तो ये जो आपका नॉर्मल है N2 और ये जो रे इधर रिफ्रैक्ट हो रही है, इसके बीच का जो एंगल होगा that is angle of emergence, and this is angle of deviation. Which one? This total angle, है ना, ये जो आपका इंसिडेंट रे का यदि हम देखें तो इधर जाएगा इधर, और ये जो इमर्जेंट रे के बीच, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल आपका फॉर्मेशन होएगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो n1, और यहाँ पे हमने दो नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज नॉर्मल n1 एंड दिस इज नॉर्मल n1 एंड दिस इज नॉर्मल n2। ऑलराइट, वेरी सिंपल। दिस इज n1 नॉर्मल, जैसा हम पहले ड्रॉ करते थे नॉर्मल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, अब तो इसको समझ गए होंगे। n1 और n2 जो है यहाँ पे आपके नॉर्मल जो द रिफ्रैक्टिंग इंटरफेसेस है, AB और AC, जो यहाँ पे दो इंटरफेसेस है। क्लियर? सो इफ वी सी दिस capital D, this capital D is nothing but angle of deviation. So how does it form? If we want to find out this value of D, what we have to do? You can see here this angle θ1 and here the angle θ2, है ना। If we add these two angles θ1 and θ2, what should we get? This we get total deviation. By adding this θ1 and θ2, you will get angle of deviation. Clear बात? बहुत सिंपल सा, आप समझ पा रहे हो ना, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए आप बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यदि आप θ1 एंगल और θ2 एंगल को आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। क्लियर? तो यदि यहाँ पे आप देख पा रहे हो θ1 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यदि हम इसको निकालना चाहते हैं तो I आपका यहाँ पे आप इसको समझ देखा कैसे आप निकालते हैं। I जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू θ1 प्लस r1, है ना, θ1 प्लस r1। तो यदि हमको θ1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, I माइनस r1, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I is equals to θ1 plus r1। आपको फॉर्मूला तो पता नहीं इतना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो I मस्ट बी इक्वल्स टू θ1 प्लस ये r1। तो यदि आप निकालना चाहते हो r1 क्या होएगा, तो आप इजीली I माइनस θ1 निकाल सकते, है ना, कर सकते हो, और ये θ1 निकालना है तो क्या कर सकते हो, I माइनस r1 कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात। तो आपने क्या किया कि इस θ1 को रिप्लेस किया, θ1 को रिप्लेस करने के लिए आपने क्या किया, ये इस I माइनस r1 कर दिया। बहुत सिंपल। θ1 की जगह क्या रख दिया आपने, I माइनस r1। θ2 की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल सा। तो ये θ2 कहाँ है आपका, इधर यहाँ पे बन रहा है ये θ2। ये θ2 आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट E माइनस r2 करना पड़ेगा। आपका टोटल क्या है, E इतना है ना, क्या है टोटल, E इतना। E माइनस r2 आप देखो that will be equals to θ2, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल क्या है θ2 प्लस re is equals to इतना जो एंगल बन रहा है r2 आपका, वही तो यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस इज r2, है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए θ2 माइनस θ2 आपको निकालना है तो E माइनस क्या करना पड़ेगा, टोटल E माइनस दिस r2। बहुत सिंपल सा है, E माइनस r2। तो आप क्या निकल जाएगा, ये θ2 निकल जाएगा, E से आपने r2 माइनस कर दिया, दैट विल बी θ2। वेरी सिंपल। सो I प्लस E माइनस r1 प्लस r2, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे, I प्लस E माइनस r1 प्लस r2। बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए
एंगल ए जो है आपका, यहाँ पे एंगल जो ए है प्लस क्यू एम एन, आपको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी, आपने 10th में और 11th में आपने पढ़ा है ज्योमेट्री थोड़ी बहुत, तो वहां पे आप ये देखते थे कि ये जो एंगल ए था और यहाँ पे जो एंगल एम था, दैट मींस क्यू एम एन, दैट their addition, इन दोनों का एडिशन वाज ऑलवेज अ सप्लीमेंट्री एंगल, दैट वाज 180 डिग्री एंगल, ठीक है। सो एंगल ए प्लस क्यू एम एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों का एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री बाय ज्योमेट्री, है ना। और यदि यहाँ पे निकालना चाहते हो एंगल ए क्या होएगा, तो बहुत सिंपल सा है, क्या करोगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस क्यू एम एन इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, एंगल ए आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने वाली ये है, ठीक है। यहाँ के बाद आप यहाँ पे जाइए थोड़ा, एंगल ए आपने निकाल लिया 180 माइनस क्यू एम एन। अब एक चीज और देखते हैं, इस R1 R2 और R3, ये जो R1 R2 और ये वाला जो ट्रायंगल है आपको दिख रहे हो QMN ट्रायंगल, QMN ट्रायंगल, तो इस केस में R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल M मतलब QMN मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल सी है ना, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट्स 180 डिग्री, वेरी सिंपल। सो हमने क्या किया, तीनों एंगल्स का सम किया, R1 प्लस R2 वेयर या R1 प्लस R2 प्लस QMN, बहुत सिंपल सा। तो आपको किसके बराबर हो जाएगा तीनों का सम 180 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ इससे रिलेशन हम निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस QMN, क्लियर है। आपने कुछ नहीं किया, R1 प्लस R2 आपको निकालना था, तो आपने निकाल लिया कि इन दोनों का सम कितना हो गया 180 माइनस QMN। तो आपको ये समझ में आया यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये टर्म कुछ इससे मैच खा रहा है, कुछ इसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों, देखिए। तो आपने क्या किया, सीधे ए वैल्यू जो थी और ये वैल्यू जो थी आपकी एंगल ए इज इक्वल टू 180, इन दोनों को मर्ज करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। समझ में आ गया। तो आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों को मर्ज किया, तो आपको क्या मिल गया, ये इक्वेशन क्या मिल गई, सेकंड इक्वेशन, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन था फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, R1 R2 को रिप्लेस कर सकते हो किससे, इससे। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू किसके है, A के है। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, कि सिर्फ इसकी जगह क्या रख दिया आपने, समझ आ रहा है ना कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू इसके है और A इक्वल्स टू इसके मतलब कि 180 माइनस QMN के है, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल होएगा ना, ठीक है। अब फिर आपने कुछ नहीं किया, सिंपल सा आपने इस एक्सप्रेशन को उठाया फर्स्ट इक्वेशन को और क्या रख दिया, I प्लस E माइनस A, R1 प्लस R2 की जगह क्या रख दिया, A रख दिया, ठीक है। बहुत अच्छे। अब एक चीज यहाँ पे आप देखें, यदि हम इसी का डायरेक्शन, आप अभी इसका डायरेक्शन क्या देख रहे थे कि ये इस तरीके से इधर पे आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर से रिफ्रैक्ट हुई, है ना। दो कंडीशन आपको पता है ना, एक का रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम का होता है और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है आपका रे, तो दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, but as your ray passes from the denser medium to rare medium, it get move away from the norm, है ना, it moves away from the norm। बहुत सिंपल सा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट आपको ये पता है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दें, अब सोच रहे होंगे सर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो कुछ उल्टा हो जाएगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल सा, अब कुछ नहीं, यदि हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, सिंपल सा आपका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इमर्जेंट रे हो जाएगी, ठीक है। तो आपका दोनों का जो ये फॉर्मूला जो आपको मिला है, ये वाला फॉर्मूला, आप I को E कर दो या फिर E को I कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे हैव समेशंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ इमर्जेंस को, है ना, यदि दोनों का वाइस वर्सा करें, एक दूसरे को इंटरचेंज करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप रे की डायरेक्शन चेंज करें, आप इंसिडेंट रे इधर से दें और इमर्जेंट रे इधर से निकले, या फिर इंसिडेंट रे इधर से दें, इमर्जेंट रे उधर से निकले, तो आपके एंगल ऑफ डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन डजंट अफेक्ट योर एंगल ऑफ डेविएशन, डी को अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप डी वर्सेस आई में यदि आप प्लॉट करें,
एक बार ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा आप देंगे, आप रे देंगे जैसा इंसिडेंट है, उसे के अकॉर्डिंग तो आपका क्या होगा, डेविएशन फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे इसको रब करता हूं, मैं थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यदि ये मैंने डायग्राम कैसे लाया मैं आपको बताता हूं। यदि आप यहाँ पे फॉर्मूला देखे थे, आपने क्या मिला था आपको, i प्लस ई माइनस ए मिला था, यही मिला था। यदि इफ योर i इज इक्वल्स टू e हो जाए, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल्स टू एंगल e, उस केस में क्या होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। देखिए आपने कुछ नहीं किया, दिस टू i लिख दो यहाँ पे, यदि दोनों इक्वल है तो i जगह e लिख सकते हो, या फिर एक जगह में i कोई इफेक्ट नहीं करेगा उस, तो दिस इज योर दिस, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब क्या करते हैं अपन, i निकालना चाहते हैं, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d प्लस a डिवाइड बाय 2, d प्लस a डिवाइड बाय 2, क्लियर। तो d प्लस a डिवाइड बाय 2, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एक चीज आपको पता है अच्छे से, क्या साइन i अपॉन साइन r होता है, यस होता है बाय स्नेल्स लॉ। तो दिस विल बी n2 डिवाइड बाय n1, फर्स्ट इक्वेशन। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, इस n1 रीजन से n2 रीजन में जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस r1 अपॉन साइन e, r2 होगा ना, क्योंकि यहां पे इंसिडेंट जो हो रहा है तो दैट इज फॉर्मिंग r2, क्लियर। सो दिस sin r2 डिवाइड बाय sin e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा डिवाइड बाय n2, क्लियर है। जब यहां पे रेयर टू डेंसर गया तो दैट वाज n2 डिवाइड बाय n1, और फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट इज n1 अपॉन n2, क्लियर, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ गई सर। अब क्या होगा, अब देखो कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है, आपको बता रहा हूं। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जब ये होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उस केस में जो आपका डेविएशन होगा दैट विल बी द मिनिमम डेविएशन होगा। ये जो आपके डेविएशन आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस एंगल यदि एक दूसरे के बराबर हो गए, तो उस केस में आपका डेविएशन जो है, ये जो आपका डेविएशन दिखा है इतना बड़ा एंगल, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, यहां पे आप इस ग्राफ से देखिए, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, पहले स्लोप क्या हो रहा है, डाउन, दिस इज है ना, नेगेटिव स्लोप है, और फिर इसके बाद क्या हो जा रहा है, उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, उस केस में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग से एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि बढ़ाओगे तो डेविएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक कब तक कम हो जाएगा, जबकि i इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, i इक्वल्स टू e के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही i इक्वल्स टू e से आप ऊपर जाओगे तो उस केस के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये जो डेविएशन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर। मतलब विद द इंक्रीज इन i योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, योर डेविएशन इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, ठीक है। तो आप इतना समझ गए हो, कुछ नहीं करना है। अब इसी को क्या कर दो, एक चीज और देख लीजिए आप, ये मैं क्यों निकाल रहा था, मैं इसलिए इसको निकाल रहा था क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि है ना, कि मिनिमम डेविएशन अपना कब होएगा। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू e का जब हमने केस लिया तो इसी से डिसाइड हो गया कि आपका मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो मिनिमम की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, यदि आपका R1 और R2, यहां पे आप देख रहे हो R1 और R2 एक दूसरे के बराबर हो जाए, यदि आपका सिंपल सी बात है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि R1 प्लस R इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, R के, और जो कि किसके बराबर है, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, 2R इक्वल्स टू A, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाय 2, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, बहुत सिंपल सा है, इन दोनों की वैल्यू कहां रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे, है ना।
यदि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर यदि आप निकालना चाहते हो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर तो आप क्या कर दो साइन दिस इज एन है ना एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर आई की वैल्यू जब ये हो जाएगी डी प्लस ए डिवाइड बाय 2 और आपका साइन आर की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइड बाय 2 उस केस में आपका जो डेविएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स आपने देखा अभी कि जो हमने एंगल जो निकाला था दैट वाज n2 डिवाइड बाय n1 दैट वाज sin आई की वैल्यू आपने क्या निकाला था a प्लस dm प्लस a है ना। मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा i इक्वल्स टू e की बात हो रही है और r1 आप इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r के हो जाएगा इस केस में है ना जब आप मिनिमम की बात कर रहे हो तो dm प्लस a डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे जब आपका r की बात होगी क्योंकि r1 प्लस r2 इक्वल्स टू किसके है r1 प्लस r2 इक्वल्स टू a के है ना तो आपका क्या हो गया सिंपल सा 2r इक्वल्स टू क्या हो गया a तो r इक्वल्स टू क्या हो गया a डिवाइड बाय 2 बहुत सिंपल सा है। ठीक है तो आपको ये पता चल गया। अब एक चीज आप ये यहाँ पे एक चीज कंसीडर करिए यदि आपका एयर टू ग्लास है एयर टू ग्लास मतलब कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है दैट इज एयर है ना इसका क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ऑलवेज 1 एयर का है ना फॉर द एयर और यहाँ पे जो n2 है आपका यदि यहाँ पे प्रिज्म का कोई भी ग्लास फ्लिंट ग्लास या फिर किसी और ग्लास का बना होगा तो आपका उस केस में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ भी मान लीजिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उस केस में तो आप है ना फॉर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रिज्म क्लियर। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है n इक्वल्स क्या हो जाएगा sin i की जगह क्या हो गया dm प्लस a dm क्या है मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय sin दिस इज a डिवाइड बाय 2 समझ आ गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप है ना तो n इक्वल्स टू sin dm प्लस a डिवाइड बाय 2 sin a बाय 2 और यदि यहाँ पे प्लॉट करोगे आप i वर्सेस d जो कर्व है आपको इस टाइप का एक कर्व मिलेगा है ना कि जो i इस पॉइंट यहाँ पे i इक्वल्स टू e के होगा तो you will have the minimum deviation over there ठीक है you will have this minimum deviation that means angle of incidence is equals to angle of emergence and r1 equals to r2 is equals to r this is very important condition you have to keep in mind clear बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से ये कर्व आपने अपने दिमाग में रखिएगा कि डेविएशन कम और ज्यादा कैसे होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होएगा तो आपका जो डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा ये देखा दिस इज डिक्रीजिंग है ना द मिनिमम डेविएशन होगा इस पॉइंट पे i इक्वल्स टू e पे जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के उस केस में आपका क्या हो जाएगा ये आप देख रहे हो ना स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप एंड आफ्टर e इक्वल्स i इक्वल्स टू e यू आर गोइंग टू हैव एन इंक्रीजिंग स्लोप ठीक है students now we'll solve one problem very important problem to understand the basic idea of the prism so consider a glass prism of equilateral triangular है ना equilateral triangular just like this and cross section and the refractive index is this 1.56 it has a refractive index of the 1.56 okay so what should be the angle of incidence on the refracting surface this is the refracting surface a b c let's suppose this one so AB is a refracting surface and also this is AC which is also a refracting surface so angle of incidence is equals to angle of emergence यदि ये कंडीशन हम अप्लाई करें तो क्या होगा एंगल ऑफ आपका जो इंसिडेंस है आप क्या होगा वो आपको बताना है ठीक है एंड इफ द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर अभी सपोज करिए ये फर्स्ट केस जो है वो इन द केस व्हेन वी हैव द एयर है ना यदि हम एयर है अराउंड चारों तरफ एयर है और यहाँ पे प्रिज्म रख दें तो उसकी बात होगी लेकिन दूसरे केस में हम किसकी बात करेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा इस प्रिज्म को हम इमर्ज करेंगे किसमें वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1.33 एंड व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यदि मिनिमम डेविएशन कब होता है दोस्तों व्हेन वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है so first we'll try to solve this angle of incidence for this refracting surface this is AB refracting surface which is equals to n2 divided by n1 इतना पता है n2 divided by n1 अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि n2 जो वैल्यू है that is 1.56
और n1 की जो वैल्यू है दैट इज 1। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर द एयर, है ना, दिस इज एयर एंड इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, m = 1। ऑलराइट, यहाँ पे n से हम बता रहे हैं तो यहाँ पे n लिख दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो n1 = क्या हो जाएगा 1 के। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए आप कि जो यहाँ पे कंसीडर अ ग्लास प्रिज्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है 60 60 60 होगा, 3 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल द थ्री एंगल्स मस्ट हैव इक्वल एंगल, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और अब एक चीज आपको ये पता है कि द सम ऑफ एंगल ए एंड सम ऑफ एंगल दिस, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है इन दोनों का सम क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो यदि यहाँ 60 है तो यहाँ पे क्या होगा 120 होगा, यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री। और यदि 120 डिग्री है और हम किसकी बात कर रहे हैं कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो, एंगल ऑफ इमरजेंसी, तो मैंने एक चीज बताया था R1 = R2 = किसके होता है, R के होता है। क्लियर? यदि ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा 30 होना पड़ेगा इसको। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल R1 और ये R2 क्या हो जाएंगे 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया R1 दैट इज 30 डिग्री। तो आपको sin I = क्या मिला दोस्तों, भाई यू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर 1.56 into sin 30, sin 30 की वैल्यू here put the R1 = 30 डिग्री, है ना, and also R2। क्लियर? कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इन दैट केस यू हैव दिस R2 = R1 = 30 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ठीक है। और आपका उस केस में क्या होता था, इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता था, तो आपका एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, आप याद कीजिए, dm - a/2 = I। कुछ ऐसा याद आ रहा है कुछ, मतलब 2I + a = dm, ऐसा कुछ था, हाँ याद आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हम किस केस की बात करते हैं, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ if we try to solve it, then this R1 is 30 degree. So when you this R1 यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इधर शिफ्ट होएगा तो आपका sin I that will be equal, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, हाँ। तो आप जब इसको डिवाइड करो क्या हो जाएगा 0.27 सा, है ना, 28 सा, कुछ ऐसी आया, यस, 0.78 इतना आया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यदि आपका 0.78 आ गया है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, इसकी वैल्यू है क्या हो जाएगा sin इनवर्स दैट इज 0.78, इतना क्लियर। और यदि इतना हो गया तो इसकी वैल्यू आप यदि देखोगे कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 51.26 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये आया। तो यदि आपका मिनिमम डेविएशन का केस आपको हमको ने बताया है, ये एक केस है मिनिमम डेविएशन का, इसके पहले मैंने अभी बताया था आपको, तो dm क्या हो जाएगा, dm - a कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और आपका 2 और ये कितना आ गया आपका 51.26, इतना ही आया, यस, वेरी गुड। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस वैल्यू dm। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू dm, what do we have to do, this multiply by this and minus this, so it is 2 6 12, है ना, 2 2 4 5, है ना, 4 5 हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 2 and 2 5 10, मतलब 102। और इतना मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा -60, so you got this d is equals to 52 no this is not 42 point something, yes it is something this is 42.52, ठीक है। ये कैलकुलेशन वगैरह आपको आना चाहिए, है ना, because of the shortage of time I am not calculating each and everything, so it's a very important concept that you got. For this particular problem, what should be the angle of incidence of the refractory surface for a ray so that angle of incidence is equals to angle of emergence? ऐसा केस होता है तो मैंने एक कर समझाया था आपको इस तरीके से, here this is I versus D, है ना, D versus I, उस केस में I equals to जब आपका E होता था तो आपको ये पॉइंट मिलता था, this is called DM,
This is called DM, angle of minimum deviation. So this is angle of minimum deviation when you have this refracting surface, when you have this glass prism. तो आपका यदि ये particular angle formation होता है, तो this will be the minimum angle of the deviation. Clear? For this particular angle of incidence, for this particular angle of incidence 51.26 डिग्री पे आपका जो डेविएशन होगा वो मिनिमम आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो विद हेल्प ऑफ दीस टू कॉन्सेप्ट्स, है ना? कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमको दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं. ये पहली कंडीशन हो गई. अब एयर को हटा दो और वाटर ला दो, है ना? चलिए अब यहां पे यदि हम क्या करें, यहां पे जो आपका जो एयर था यहां पे क्या रख दो वाटर, और आपका ग्लास प्रिज्म एज इट इज रहेगा 1.56 इसका है, और इसका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. इतना समझ में आ रहा है? या सो नाउ if you have this refracting surface, this N2 is still, this is 1.56 divided by this N1, that is 1.33. R1 इससे R1 जो यहाँ पे सपोज करिए R1 ही रहेगा, है ना? फॉर्मूला तो वही है, बस आपका मीडियम चेंज हो गया. आपने वाटर में इमर्स किया था, पहले एयर था अब वाटर आ गया. फॉर्मूला सेम, R1 जो होगा वो भी सेम रहेगा. दैट इज फॉर्मिंग, क्या बता रहे हैं आपको, इमर्स कर रहे हो वाटर में, आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. और मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आपका I इक्वल्स टू किसके होता है, I इक्वल्स टू E के होता है. और R1 उस केस में यदि आप I इक्वल्स टू E रखते हो तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है DM माइनस A डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू I. मैंने पहले बताया था, इसको आप देखिए. और R1 प्लस R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ये हम सपोज करते हैं. क्लियर? सो नाउ दिस R1 इज 30 डिग्री, सो यू कैन इजीली इवैल्यूएट दिस sin I. sin R को उधर शिफ्ट करोगे, सो इट विल बी 1.56 डिवाइड बाय 1.33, है ना? और sin R की वैल्यू क्या हो जाएगी 30. sin R की वैल्यू है 30, so 30 डिग्री, and in that case sin 30 is 1/2. so you do just do like this. अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ एक वैल्यू मिलेगी. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. so this sin I is going to be 0.78. जब इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 1.33, है ना? Clear? So 1.33, and if you divide it, then you will have this sin inverse 0.78 divided by 1.33. It's all right? Yeah. So now this I is going to be sin inverse का, जब आप इसको डिवाइड करोगे और इसका sin inverse निकालोगे, आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए और इसको तरीका समझिए कैसे निकालते हैं. और it will require some calculating device, all right, to scientifically इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से. तो आपको मिलेगा इसको 35.90 डिग्री. ठीक है, सिंपल है. अब क्या निकालना था यहाँ पे आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो दिस इज एंगल फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. सो यू जस्ट पुट द वैल्यू and got the answer. So DM is equals to 2I plus A. 2I plus A. 2 into 35.90 डिग्री, है ना? 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस A हो जाएगा, प्लस A. A की वैल्यू क्या है? या 60 डिग्री. 60 डिग्री. ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है. All the three angles having this term 180 degree. If it is 60 degree, so definitely these other two angles will be 60 degree. तो यदि आप इसको solve करोगे, so finally you get, I think we did a mistake. It will be DM plus A. Okay, so now if you write it in this fashion, so you are going to get minus over here, है ना? क्योंकि ये 2 into I minus A हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने ये करना है और फिर ये इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 11. इसको यदि सॉल्व करोगे 71.8 मिलेगा. 71.8 minus 60. ठीक है, 71.8 minus 60 तो क्या आएगा यहाँ पे 11.8 डिग्री. सो दिस इज DM. DM की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 11.8 डिग्री.
कैसे कैलकुलेशन होगी आप समझ पा रहे हो ना कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना कैसे पड़ेगा, आप निकाल सकते हो। N2 N1 आपको दिया रहेगा, आपका कैसा कंडीशन है, आपको ऐसी टाइप की कंडीशन दी रहेगी, आपको R पता चल जाएगा, आप इजीली I कैलकुलेट कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ I यू कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया क्योंकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि हम कैसे एक मिनिमम डेविएशन कंडीशन को आप निकाल सकते हो, कैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो किसी भी रिफ्रैक्टिव सरफेस के थ्रू। यदि आपको N1 और N2 दिया हो, R1 प्रोवाइड किया गया हो किसी क्लू के थ्रू, जैसे यहाँ पे क्लू दिया है आपको, है ना, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिंग विद द प्रिज्म। क्लियर।